अब देयर इज़ अ बिग एफर्ट कि बच्चे 3 साल तक स्कूल में आ जाएं। फलाना स्कूल में तो बस हर वक्त बच्चे खेलते ही रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्या आया बच्चों को स्कूल में खेलना चाहिए इस एज में? 56 से, यानी ये 1 से ये 10 से, सही है। मारिया मॉन्टेसरी आपने सुना होगा, मॉन्टेसरी Yes. मेथड इज़ वन ऑफ द लीडिंग मेथड्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है कम्युनिटीज़ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सपोर्ट करने के लिए? इसीलिए आप देखें कि ब्रेन डेवलपमेंट जब होती है ना 9 इयर्स तक बहुत कनेक्शंस होते हैं, उसके बाद वो प्रूनिंग शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल पानिज़ी है और मैं प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर हूँ फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बलूचिस्तान, जिसको यूनिसेफ और यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर करता है एट प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं मैडम नौशीन, और मैं हैंड ओवर करूँगा मैडम नौशीन को, वो अपने आप को ख़ुद इंट्रोड्यूस कराएंगी। थैंक यू मुज़म्मिल। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम नौशीन है और मैं पिछले कोई 11 साल से बलूचिस्तान में काम कर रही हूँ, और इस वक्त मैं यूनिसेफ की कंसल्टेंट हूँ फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। सो आई एम वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स करंटली। दैट इज़ वंडरफुल। और मैडम, जैसे आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और मैंने ये नोटिस किया है कि ओवरऑल हमारे यहाँ फंडिंग जो है वो हायर एजुकेशन को ज़्यादा दी जाती है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को निगलेक्ट किया जाता है। तो चूँकि हम सबको पता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो यही ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स बनने का टाइम होता है, और अर्ली लेवल की जो पढ़ाई होती है उसकी बाद में रेमेडी नहीं हो सकती। तो ये टॉपिक इस पे हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। तो आपने बलूचिस्तान के हवाले से जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आपने जो बलूचिस्तान में जो काम किया उस हवाले से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे हमने डिटेल में आपने हमें समझाना है कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू मुज़म्मिल। मैं थोड़ा सा अपना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत काम किया है। मैं पाकिस्तान में एक प्राइवेट स्कूल में ECE प्रोग्राम में काम करती थी, फिर मैं उनके प्राइमरी प्रोग्राम को हेड करती थी, और फिर मैं कनाडा मूव हो गई, जहाँ पे मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पहले डिप्लोमा किया, फिर डिग्री की, और फिर मैंने मास्टर्स किया इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। एंड देन आई वर्कड एट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। आई यूज्ड टू टीच इन द ECE प्रोग्राम। इन 2015 मैं वापस पाकिस्तान मूव हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान में बेहतर काम कर सकती हूँ, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ECE इन पाकिस्तान, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एन NGO इन कराची। दैट वाज वेयर आई केम अक्रॉस वर्क इन बलूचिस्तान, एंड 2015 ऑनवर्ड्स मैं बलूचिस्तान में मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो टीचर्स हैं और ग्रेड 1 और 2 के टीचर्स हैं, स्पेसिफिकली उनको खुद ट्रेनिंग दी है। And I feel that there is a lot of scope in Balochistan, because this is an area which is now important, because a lot of international NGOs, UNICEF, World Bank, they are all working on early childhood, but at the same time it's not enough, because early childhood lays the foundation, और हर बच्चे की जिसकी फाउंडेशन अच्छी होगी उसका फ्यूचर बेहतर होगा। वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा। मैडम, तो जैसे कि आपके एक्सपीरियंसेस हैं बाहर के एंड बाहर के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान पर्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि बाहर जो है स्कूल से पहले ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें माँ भी इंक्लूडेड होती है, पेरेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में क्या आप हमें समझाएंगी कि व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन बलूचिस्तान? मुज़म्मिल, मैं ये कहूँगी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम बर्थ टू 8 इयर्स और बर्थ टू 6 इयर्स, बट जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इसको हम 3 to 5 इयर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कंसिडर करते हैं। हालांकि 3 साल से पहले बच्चे की बहुत ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा जो है वो 50,000 न्यूरॉन कनेक्शंस और या न्यूरल कनेक्शंस जो ब्रेन के कनेक्शंस हैं उसके साथ पैदा होता है, एंड बाय द फर्स्ट बर्थडे उसके 1000 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस हो जाते हैं। सो जब हम बात करते हैं तो जो 1095 डेज़ जो फ्रॉम बर्थ टू 3 इयर्स होते हैं उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होती है,
in terms of cognition, in terms of neural connections, in terms of language development. और हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको बिल्कुल मिस कर जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड बच्चे बोथ पेरेंट्स वर्क, तो बच्चे डे केयर सेंटर्स में आ जाते हैं एट 6 months, 8 months, 9 months. सो उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं और उनको पता होता है कि बच्चों की डेवलपमेंट को कैसे फैसिलिटेट करना है. दे गिव देम द बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, दे गिव देम एक्सपीरियंसेस जो उनके ब्रेन सेल्स को डेवलप करती हैं, उनके सिनेप्सेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं ब्रेन में. बट इन पाकिस्तान बच्चे 3 साल भी बामुश्किल स्कूल में आते हैं. और अगर हम बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो अक्सर बच्चे 5 साल से पहले स्कूल नहीं आते और बहुत सारी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट उस वक्त तक हो जानी चाहिए, जो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पेरेंट्स उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते. अब देयर इज़ अ बिग एफर्ट कि बच्चे 3 साल तक स्कूल में आ जाएं, बट वो भी हमारा जो अर्बन बलूचिस्तान है उसमें फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं. बट जहाँ रूरल बलूचिस्तान है वहाँ पे स्कूल्स इतने दूर हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, बच्चे छोटे बच्चे स्कूल्स जा नहीं सकते. तो अभी भी हमारे बलूचिस्तान में ECE में बहुत गैप्स हैं. वी आर ट्राइंग टू फिल दैम बट गैप्स बहुत ज़्यादा हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड रियली हेल्प इज़ कि अगर हम पेरेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दें या हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे पेरेंट्स बेनिफिट कर सकें. ठीक है. हमारे यहाँ मैंने अक्सर ये नोट किया है कि जनरली स्पीकिंग ये होता है कि फ़लाना स्कूल में तो बच्चों से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई जाती हैं, पढ़ाई के बजाय चीज़ें मंगवाई जाती हैं, या फ़लाना स्कूल में तो बस हर वक्त बच्चे खेलते ही रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं. इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्या आया बच्चों को स्कूल में खेलना चाहिए इस एज में? वाकई जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो रेलेवेंट होती हैं? क्योंकि अक्सर पेरेंट कहते हैं कि फ़ीस के अलावा हमारे तो ज़्यादातर खर्चे बच्चों की चीज़ें मंगवानों पे ही पूरे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे चले जाते हैं. और काफ़ी ज़्यादा लोग तो ये कहते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल से निकाला क्योंकि उस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे खेलते ही रहते थे. तो हाउ मच इज़ प्ले बेस्ड स्कूल इम्पोर्टेंट और हाउ मच प्ले इज़ इम्पोर्टेंट, या आर्ट्स या इस तरह की चीज़ें जो बच्चों से मंगवाई जाती हैं वो इस एज में क्या किरदार अदा करती हैं? देखो जमील, अगर हम देखें हमारे जो पुराने थ्योरिस्ट थे या चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट थे, वो प्ले को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया मॉन्टेसरी, आपने सुना होगा, मॉन्टेसरी मेथड इज़ वन ऑफ द leading methods in across the world. Now things are changing, people are changing the way they teach, but Maria Montessori का एक saying है कि play is the most important work for children. जो वो प्ले से सीखते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं सीखते. जब आप उनको लेटर्स सिखाते हैं या आप उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं या आप उनको रट्टा लगवाते हैं तो इट्स जस्ट रोट मेमोराइजेशन. बट व्हेन दे प्ले, उनके जो ब्रेन में पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनकी कनेक्शंस बनती हैं और जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे. सो जितने एक्सपीरियंसेस आप उनको देंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस देंगे, वो उतना ज़्यादा समझेंगे. उनके ब्रेन में एक नेटवर्क ऑफ जो है वो सिनेप्सिस डेवलप हो जाएगा, उनके न्यूरल कनेक्शंस बन जाएंगे. जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस होंगे उतनी उनको अपॉर्चुनिटी, या जितने स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस होंगे. मैं आपको एक इस तरह सिखाऊंगी कि आप देखें कि एक डेज़र्ट है, ठीक है. अगर एक डेज़र्ट है उसमें आप आल्टो नहीं चला सकते, आपकी 4x4 चल जाएगी. मगर अगर एक डेज़र्ट है उसमें सड़कें बनी हुई हैं तो उस पर आल्टो भी चलेगी और 4x4 भी चलेगी. वंडरफुल. सो जहाँ पे ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस होंगे वहाँ पे अगर बच्चा जेनेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी सक्सेसफुल होगा. जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ जो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हुए हैं, जिनके बहुत जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, दे आर द ओनली वंस हु आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. परफेक्ट. सो व्हेन वी मेक द न्यूरल कनेक्शंस थ्रू प्ले, वी आर गिविंग ऑल चिल्ड्रन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप. सो जो उनका जेनेटिक अगर कोई उनमें डिफिशिएंसी या लैकिंग है, हम उनको इन्वायरमेंट से वो गैप को फिल कर सकते हैं. ठीक है. सो प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा और जितना स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन नेटवर्क होगा उतना लर्निंग के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा, वो एक फाउंडेशन होगी. इट विल बी लाइक अ वेब दैट यू ले फॉर अ कंस्ट्रक्शन. आपकी अगर सॉलिड फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर आप 20 मंजिल भी बना सकते हैं, मगर अगर आपकी फाउंडेशन वीक होगी
तो 2 या 3 मंजिल के बाद आप नहीं बना सकते। परफेक्ट। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा कि अगर किसी स्कूल में, जैसे मैं पिछले कुछ रिकाउंट्स आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में मैंगो डे था, फ्रूट्स डे था, एनिमल डे था, जिसमें बच्चों से एनिमल्स मंगवाए गए थे। तो इसमें जस्ट मुझे एक समझाएं कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन, लाइक वो क्या समझाना चाह रहे थे। जस्ट एक एग्जांपल दें कि अगर बच्चों से स्टफ़ टॉयज़ मंगवाए थे या पेट्स मंगवाए थे, तो हाउ व्हाट वाज द रिलेवेंसी इन देयर एजुकेशन और इन द लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ओके, सो बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं दे यूज़ ऑल देयर सेंसेस टू लर्न। यस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मुज़म्मिल चॉकलेट बहुत मज़े का है, आप अगर आपने कभी चॉकलेट टेस्ट नहीं किया आपको समझ नहीं यस, आएगी। एग्जैक्टली। तो अगर बच्चों से फ्रूट्स मंगाया है तो शायद मैंगो या कोई ऐसा फ्रूट हो जो बच्चे घर पे ना टेस्ट करें, बट व्हेन दे आर विद देयर peers and their friends, they will be able to taste that mango, they will be able to touch that mango, they will be able to see that mango, so it will become relevant for them कि अभी मैंगो जो है वो ऑरेंज है या येलो है या ग्रीन है, इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है, कोई कहेगा ये इसका टेक्सचर स्मूथ है, कोई कहेगा नहीं इसका टेक्सचर तो चूई है। So a lot of language is being developed and it's being developed with a concrete object. Yes. So they actually know what they are talking about. हवा में नहीं बात कर रहे हैं। As Piaget जो हमारे बहुत ही फेमस चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं बच्चे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। सो जब ये स्कूल्स और मॉन्टेसरीज आपसे चीज़ें मंगाते हैं, दे आर एक्चुअली trying to make children understand through concrete objects. And slowly, once they are able to understand concrete things, then they can also understand abstract things. For example, अगर आप 2+2 सिखा रहे हैं तो आप 2 चीज़ें और 2 चीज़ें दिखाएंगे तो आप उनको कहेंगे अच्छा 2 और 2 4 है, बट एक बार उनका वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा उनको एडिशन का, तो आप उनको आगे जाके कहेंगे 6 and 6, तो वो आपके अपने माइंड में कैलकुलेट करके आपको 12 बता देंगे। Yes. So we go from concrete to abstract. Even in adults, a lot of times we need concrete experiences to learn. ओके। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ईयर्स में टीचर्स कैसे सेफ़ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बना सकती हैं बच्चों के लिए, और बच्चे कैसे उस इन्वायरमेंट में सेफ़ फील कर सकते हैं? बच्चे जो हैं वो इन्वायरमेंट में सेफ फील करेंगे जब टीचर्स हर एक बच्चे को एज ए यूनिक इंडिविजुअल समझेंगी। आप देखें कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई 2 लोग एक जैसे नहीं बनाए, इसी तरह ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, देयर नीड्स आर डिफरेंट। सम चिल्ड्रन आर आउटगोइंग, दे कम फॉरवर्ड themselves, some children are shy, the teacher needs to deal with each child individually. For the teacher to be inclusive and to be able to teach each child individually, they have to be well trained, because this doesn't come to us naturally. मैं हर एक को बोलती हूँ कि we have children, but as parents we don't have manuals, we don't know how to deal with children. So every parent, every teacher who's working with children should know about child development. ठीक है। इसके साथ साथ पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है कम्युनिटीज़ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सपोर्ट करने के लिए, और पेरेंट्स को कैसे हम समझा सकते हैं कि हाउ मच अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है कि बस जब बड़ा होगा फिर देखेंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाए या बड़ी हो जाए फिर देखेंगे, फ़िलहाल तो उसके अर्ली चाइल्डहुड का ईयर है, वो उस एज में है जहाँ पे उसको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम कम्युनिटीज़, हमारे पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अच्छे ब्रॉटअप के लिए? आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप पेरेंट्स को लॉजिक के साथ समझाएंगे कि देखिए एक इमारत बना रहे हैं, फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। Yes. इसी तरह अगर आपके बच्चे की फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो आगे जाके उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जाएंगी। इसीलिए आप देखें कि ब्रेन डेवलपमेंट जब होती है ना 9 इयर्स तक बहुत कनेक्शंस होते हैं, उसके बाद वो प्रूनिंग शुरू हो जाती है, जो कनेक्शंस यूज़ नहीं होते वो ब्रेन में से मरने शुरू हो जाते हैं। अब वी कम अराउंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हम कहते हैं कि हमारे कनेक्शंस बनते रहते हैं। सो जो चीज़ें हम करेंगे रेगुलरली वो बनती रहेंगी, जो हम नहीं करेंगे वो नहीं बनेंगी। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें, और वी शुड डू एडवोकेसी फॉर अर्ली चाइल्डहुड, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका ड्रॉप आउट रेट भी कम हो जाएगा। बलूचिस्तान में ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा मसला है, और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ग्रेड 6 में और ग्रेड 2 में है। बच्चे ग्रेड EC में आते हैं, 1 में आते हैं, ग्रेड 2 में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। Yes. अगर वो 5 तक चले जाते हैं तो 6 में ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
तो अगर आप उनकी ग्रेड ECE में अर्ली ईयर्स में अप टू एज 5 अच्छी फाउंडेशन ले करेंगे, बहुत कम चांसेस है कि वो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। अभी वही बात है कि जो आल्टो हैं वो सारी ड्रॉप आउट हो जाती हैं, जो 4x4 हैं वो आगे चली जाती हैं। दैट्स वंडरफुल एग्जांपल। तो मुझे ये समझाएं कि क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए अलग टीचर होने चाहिए या जो बिल्कुल। हमारे प्राइमरी लेवल पे जो टीचर्स हैं वही काफ़ी हैं? आपके जो है अर्ली चाइल्डहुड के टीचर्स जो हैं वो अलग होने चाहिए, उनकी थॉरो ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अर्ली चाइल्डहुड के लिए फ़ीमेल टीचर्स होनी चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल्स में ज़्यादा नर्चरेंस होती है। हमारा कल्चर भी ऐसा है कि हमारे मेल्स बहुत सख्त होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए एक जेंटल अंडरस्टैंडिंग फिगर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक फीमेल हमारे टीचर केयरिंग होती है, केयरिंग वो होती है। बच्चों और को हमारे समझ सकती कॉन्टेक्स्ट हैं। में ख़ास तौर पे बाहर हम अगर देखें तो मर्द भी बहुत केयरिंग होते हैं, Yes. उनके भी बहुत ज़्यादा जेंटलनेस होती है। बट हमारा कल्चर ऐसा है कि हम आदमी की वैल्यू ही तब करते हैं जब वो स्ट्रांग हो, थोड़ा बदतमीज़ भी हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई बड़ा ठीक अच्छा है। आदमी है। तो इसलिए हमें जेंटल नर्चरिंग चाहिए, और हमें चाहिए जो ज़िंदा हो, जवान हो। अक्सर मैंने अपने बलूचिस्तान की क्लासेस में देखा है कि जो सबसे बुड्ढी टीचर होगी, जो बिल्कुल हिल नहीं सकती, बच्चों के साथ खेल नहीं सकती, उसको इसी क्लासरूम में लगा देंगे। दैट इज़ डिज़ास्टर। यस। That is complete disaster. It should be somebody young, energetic, who can engage children, who can work with children, who can enjoy playing with them, because the main work is play, और and इसके planned and unplanned हाँ, play. और इसके साथ साथ यंग का ये मतलब नहीं कि वो रिसेंट ग्रेजुएट हो एंड शी जस्ट स्टार्टेड टीचिंग एंड लोग ये कहें कि शी जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की ईयर्स ठीक हैं, बल्कि इसी की PhD टीचर्स होते हैं एंड दे आर वेल बिल्कुल, एक्सपीरियंस्ड। और बिल्कुल, उनको एनर्जेटिक होना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक बिल्कुल, होते हैं एट द स्टेज। बिल्कुल, जैसे आपने न्यूरॉन्स की बात की, तो बच्चों का भी उतना ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल। कि उनका बेस सही से बने। और अगर आप न्यू और फ्रेश टीचर्स भी लें, sometimes it's easier to train fresh teachers than एग्जैक्टली। it is to train teachers who are already set in their ways. So maybe sometimes it's better कि आप नए टीचर्स ले लें, बट उनको थॉरो ट्रेनिंग कराएं, फिर उनको मेंटोर करें, उनको कोच करें, and there it should be an intensive training program and on job mentoring. ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ डज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट्स द चिल्ड्रंस एजुकेशन इन अ लॉन्गर रन, लाइक लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में अगर एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ठीक से नहीं पढ़ता या इस स्टेजेस में उसका ख्याल ठीक से नहीं रखा जाता, क्या बाकी स्टेजेस पे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक व्हेन बच्चा PhD में हो या बच्चा कॉलेज लाइफ में हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, क्या ये इम्पैक्ट वहीं पे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हाउ? अभी हम आई विल गिव यू अ वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल। जैसे अभी हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि लिखो ECE में A परफेक्ट लिखो, B परफेक्ट लिखो, 3 परफेक्ट लिखो। हम उनको बहुत ज़्यादा जो है फोर्स करते हैं कि ये चीज़ें करें। हम उनके फिंगर मसल्स को डेवलप करने पे फोकस नहीं करते, ठीक है। हम उनको नहीं, फाइन मोटर स्किल्स को नहीं डेवलप करते। हमें उनको कुछ पील करने के लिए देना चाहिए, हम उनको पेपर टेयर करने के लिए देना चाहिए, हमें उनको प्ले डो देनी चाहिए, हमें उनको आटा देना चाहिए कि फ़ाइन मोटर स्किल्स डेवलप हों। ECE में ग्रेड 1, 2, 3 में तो हम उनको मार मार के लिखवा लेंगे, यस। मगर जब वो ग्रेड 8, 9, 10 में जाएंगे, वो क्या होगा कि वो थक जाएंगे, उनके फिंगर्स थक जाएंगे, वो पूरा ऐसे नहीं लिख सकेंगे। अगर उन्होंने 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 20 मिनट में वो 200 वर्ड्स का लिखेंगे, उसमें उनके मार्क्स कटेंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेंगे। हालांकि ब्रेन वाइज दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, बट क्योंकि हमने उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, तो वो फिर जो है वो लिख नहीं सकते, दिमाग उनका तेज़ चलता है, राइटिंग उनकी आहिस्ता चलती है, दे स्ट्रगल विथ राइटिंग। ठीक है। मतलब हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर बच्चा अभी सही नहीं पढ़ रहा या अगर बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इतनी ख़ास नहीं होती, इस स्टेज पे ज़्यादा केयर नहीं किया गया, लेटर स्टेजेस पे उसके ऊपर ख़र्चा किया जाएगा, उसको बाहर भेजा जाएगा, तो वो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे, जो कि ऐसे नहीं है। मतलब बच्चे के लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में अगर हमें अच्छा कैरियर चाहिए या एक अच्छा इम्पैक्ट चाहिए, तो बच्चे को अर्ली स्टेजेस में अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। नर्चरिंग की बहुत अच्छी ज़रूरत है। बिल्कुल। एक और ये भी चीज़ है कि जब आप बच्चों को फोर्स करते हैं बहुत अर्ली ईयर्स में पढ़ने पे,
तो उनका पढ़ाई से दिल उठ जाता है, क्योंकि डेवलपमेंटली दे आर रेडी टू प्ले, यस, दे आर डेवलपिंग, उनके कॉग्निशन डेवलप हो रही है, उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उनके ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं. यू नीड टू फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट, बिकॉज इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट दे विल लर्न, ठीक दे है, विल बी रेडी टू लर्न. जब हम उनके ऊपर इतना प्रेशर पढ़ाई का शुरू अर्ली ईयर्स में डाल देते हैं, उनका दिल ही उचाट हो जाता है, ठीक तो है, वो फिर आगे पढ़ना चाहते ही नहीं है. तो दैट्स व्हाई वी सी सो मच ड्रॉप आउट इन बलूचिस्तान. एग्जैक्टली. तो अगर हमारे इस पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ पेरेंट्स रियलाइज़ करें कि जिनको पहले पता ना था, और वो बच्चा जो है अभी 7, 8, 9, 10 ईयर्स के एज में हो या 5 ईयर से गुजर चुका हो, एंड वो ये पॉडकास्ट देखें एंड उनको ये अवेयरनेस मिली, उसके बाद हाउ दे कैन रेमेडी दिस थिंग, और Okay. या क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए तो जाहिर बात है दे गॉट दिस Yes. अवेयरनेस. सो पहले हम कहते थे कि द क्रिटिकल पीरियड और द सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अप टू 5 years. यस, Early childhood development is up to 8 years, but theories are now changing. Brain development is कंटिन्यूस प्रोसेस. a continuous process, and now we are talking about lifelong learning. So जो अभी हम कहते थे कि yes, still the maximum development happens in the first 8-9 years of life, but it doesn't stop. पहले हम कहते थे stop हो जाती है, अब वो stop नहीं हो सकती. We need to put in extra effort to remediate those years and set the children or get them ready for later years. So अब कहते हैं कि 25 years तक बहुत connections बनते हैं, so nothing is lost. अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड के जो हैं years वो मिस कर दिए हैं, there's still room for working with those children in the middle years. परफेक्ट. गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इसी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में? I think एक तो बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है for teachers, having specialized teachers who focus on ECE, because एक ये चीज़ बहुत मैंने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में मैंने ज़्यादा काम किया तो देखी है कि एक साल उनके पास ECE है या फिर अगले साल उनके पास ग्रेड 5 है, फिर अगले साल उनके पास ग्रेड 3 है, तो वो कहीं पे भी इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते. दे आर मूविंग फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड. सो ECE की टीचर्स अलग होनी चाहिए and they should be really trained for ECE, and there should be a lot more focus and investment on ECE. ठीक है. What message would you like to give to teachers and parents about investing in young children? Please let your children play, whether it's at home or in school. Play is very important for them. They learn a lot through play, and play doesn't have to be unplanned कि बस आपने उनको छोड़ दिया और बोला खेलो. बिल्कुल. You can think about play, you can think about how you want them to develop. आपने कोई लैंग्वेज पे फोकस करना है, develop a play with them. आपने अगर किसी को फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में करना है तो आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करें जिसमें उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही हो. और लास्टली मैं कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में वैट प्लेटफॉर्म है, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो ज़रूर उस पर जाके देखें. अभी हम एक सेक्शन डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, और उसके साथ हम एक राइट अप भी दे रहे हैं कि ठीक है. ये चीज़ करने से कौन सी डेवलपमेंट होती है. सो फॉर एग्जांपल आज एक हमने वीडियो शेयर किया है जिसमें बच्चे जो हैं वो छोटे टब्स में कपड़े धो रहे हैं और उनको निचोड़ रहे हैं. Yes. सो दैट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज. इट्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपके हाथ के मसल्स डेवलप हो रहे हैं. जब आप उसको तार पे डाल रहे हैं तो आप पेग्स को उठा रहे हैं तो वो पेग्स से आपकी फिंगर मसल्स डेवलप हो रही हैं. सो दीज आर लिटिल एक्टिविटीज़ दैट पेरेंट्स कैन मेक देयर चिल्ड्रन डू एट होम ऑल्सो, कि अपने सॉक्स वो खुद धोएं, बिल्कुल. अपने कपड़े जब पेरेंट्स डाल रहे हैं वो पेग्स लगाएं कपड़ों पे. तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम बहुत कर रहे हैं. इस तरह की हम बहुत एक्टिविटीज़ वैट पे डाल रहे हैं. और तो- नौशीन हाँ, मेरे दिमाग में ये भी आइडिया आया व्हेन वी वर मेकिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ कि हमारे वैट प्लेटफॉर्म जिसका एड्रेस नीचे दिया गया है, उसमें ये होना चाहिए कि हमें पेरेंट्स के लिए भी एक आइडिया होना चाहिए कि बिल्कुल. पेरेंट्स के लिए भी कि इस स्टेज पे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इस स्टेज पे बच्चों के लिए कौन सा कोर्स होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस कि हम तो टीचर्स के लिए तो कोर्स अपलोड करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल. व्हाट सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द टीचर्स एंड एट द सेम टाइम बच्चों के लिए. और हमारे पास नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरे ख्याल से FLN पे होना चाहिए, बिल्कुल. क्योंकि इसके बाद Absolutely. नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे पास. क्योंकि जो ECE मिस हो गया वो FLN में कवर हो सकता है. एग्जैक्टली. थैंक और यू. FLN इज़ फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी. हम तो एक्रोनिम्स हर वक्त यूज़ करते हैं, मगर जो देख रहे हैं शायद उनको ना पता हो, बिल्कुल. तो FLN. चलें,
थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, एंड हम कंटिन्यू करेंगे इन पॉडकास्ट सीरीज़ को। वंडरफुल ऑफ यू मैडम नौशीन हमारे साथ देने का। थैंक यू मुजम्मिल, थैंक यू। Thank you.